चैप्टर 10 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसके सेकंड टेस्ट के सिलेबस के टॉपिक्स हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ और मेडिसिन, देन ह्यूमन इंसुलिन और वैक्सीन प्रोडक्शन, उसके बाद जीन थेरेपी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी थेरेपेटिक्स होते हैं वो जब ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं तो उनके कई बार साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, यस और नो। बट जब हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से जो थेरेपेटिक्स बनाए गए हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसी को हम यहां पर देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल थेरेपेटिक्स हैं वो सेफ हैं और ज्यादा इफेक्टिव हैं। रिमेंबर, दे आर सेफ और इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव हम बोलेंगे कि ये मोर इफेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। प्लस लार्ज स्केल पर बन रहे हैं और इनसे बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स रेज नहीं होती, ठीक है ना। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी टेक्निक्स एंड ड्रग्स जो हेल्प कर रही हैं ह्यूमंस को, जैसे कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन जिसको कहा जाता है ह्यूमलिन, वो बायोटेक के थ्रू बना। फिर जीन थेरेपी में जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस करके नॉर्मल जीन वहां पर ऐड की जाती है। देन वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन तो बहुत पहले से बन रही है हम जानते हैं, बट बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो वैक्सीन हैं अगेन वो सेफ हैं। एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जहां पर हम सिम्टम्स आने से पहले पैथोजन को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 30 रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं, इनमें से 12 इंडिया में यूज हो रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ह्यूमलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, प्लस इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन बी, तो कई सारे यहां पर यूज हो रहे हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन क्या है बेसिकली, जो भी पैथोजन डिजीज कॉज करता है उस पैथोजन को वीक करके, एटेन्युएट करके, या उस पैथोजन से जो टॉक्सिन्स बनते हैं, राइट, उनको माइल्ड करके ह्यूमंस को दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लगे अपनी बॉडी में। और जब एक्चुअली डिजीज का पैथोजन आएगा तो या तो वो डिजीज कॉज नहीं करेगा या उसका पोटेंशियल वीक हो जाएगा, राइट। तो वैक्सीन वर्ड आया है वैका से, और वैका का मीनिंग होता है काउ। वैका मीन्स काउ, क्योंकि एडवर्ड जेनर जिन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बनाई उन्होंने काउ पॉक्स पर ही वर्क किया था, ठीक है ना, वहीं से वर्ड आया वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन इज प्रोटेक्शन फॉर पीपल अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस, प्रिवेंट सिकनेस और इलनेस। अब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं उनमें किस तरह से एडवांसमेंट हुआ। अब जो वैक्सीन्स आती हैं उसमें कहा जाता है नो फीवर नो पेन, मतलब उनका एज सच बॉडी पर इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ हार्मफुलनेस वो नहीं होता, बट जो एक्चुअल उनका वर्क है कि बॉडी में एंटीबॉडीज बनवाना, वो उनका परफेक्ट है। तो जनरेशंस हम यहां पर देख लेते हैं वैक्सीन्स की। फर्स्ट जनरेशन, इसमें पैथोजन को बॉडी में भेजा जाता था वीक करके, माइल्ड करके, एटेन्युएट करके, ठीक है ना। इनएक्टिवेटेड पैथोजन मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू इम्यूनाइजेशन, और यहां एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स और पोलियो की वैक्सीन्स। अब हम ये जानते हैं कि पैथोजन जब हमारी बॉडी में आता है तो उसका जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, उससे हमें कोई हार्म नहीं होता। वो अपने डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करता है, इससे भी हमको कोई हार्म नहीं होता। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बन जाते हैं, यही प्रोटीन टॉक्सिन्स का वर्क करते हैं, और एक्चुअली प्रोटीन का पार्ट होता है पॉलीपेप्टाइड, हम जानते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड जो एंटीजन का वर्क करता है उसका नेम होता है एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड, राइट। और फिर उसी से हमारी बॉडी के अंदर वेरियस मैल फंक्शनिंग देखने को मिलती है और हम कहते हैं कि यस दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ डिजीज। तो यहां पर क्या हुआ कि पैथोजन का डीएनए या आरएनए हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल हैं प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड जो उनके पार्ट है। तो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड सेकेंड जनरेशन वैक्सीनेशन में बायोटेक के थ्रू डेवलप किए गए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किए गए। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसका दूसरा नाम है। तो प्रिपेयर्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड कंटेन टॉक्सॉइड्स, यही टॉक्सिन्स का वर्क कर रहे हैं जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड थे। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और डिप्थीरिया की वैक्सीन। अब क्या हुआ कि जब और एडवांसमेंट हुआ तो थर्ड जनरेशन वैक्सीनेशन जिसकी आज हम बात करते हैं,
उसमें वैक्सीन्स को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया, राइट, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, मेड अप ऑफ स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं ल्यूकीमिया की जो वैक्सीन है और इबोला वायरस की जो वैक्सीन है। इसके बाद देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, जिसको कहा जाता है ह्यूमुलिन। और इस डायग्राम को समझने से पहले हम ये जान लें कि जीन एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। एक्चुअली जीन सेगमेंट है डीएनए की, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स कहलाते हैं जीन के प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ जीन। तो जो एक्चुअली ह्यूमन इंसुलिन है वो ह्यूमंस में प्रो इंसुलिन से बनता है। तो प्रो इंसुलिन के अंदर ये कंप्लीट 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। एक अल्फा चेन जिसको ए चेन बोला जाता है, एक बीटा चेन जिसको बी चेन बोला जाता है, और ये होता है सी पेप्टाइड। तो जब मैच्योर इंसुलिन होता है तो यहां से सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है और फिर अल्फा और बीटा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये लिंक हो जाती हैं, ये लिंक हो जाती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। अब इन चेन्स को बनाने वाली जो जीन्स हैं वो सेपरेट हैं। तो ये जो वर्क था ये सबसे पहले 1978 में जेनेंटेक, एक स्मॉल स्टार्टअप था, उसने किया था। और उसके बाद 1983 में एलाई लिली ने 2 डीएनए सीक्वेंसेस बनाई जो अल्फा और बीटा चेन को कॉरेस्पॉन्ड करती थी, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाली जीन है। ये जो जीन है ये हाईली एक्सप्रेस जीन है, बहुत हाई एक्सप्रेशन शो करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। प्लस ये जो वेक्टर हम देख रहे हैं इसमें इंसुलिन ए जो चेन है या अल्फा चेन है उसको बनाने वाली जीन यहां पर एडअप की गई है, बिल्कुल एडजेसेंट टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। प्रोमोटर भी है यहां पर और एक सेलेक्टेबल मार्कर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। सिमिलरली एक और रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हम देख रहे हैं जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के बिल्कुल एडजेसेंट जो जीन ऐड की गई है वो बीटा चेन या बी चेन फॉर्म करती है। यहां पर भी आप देखिए सेलेक्टेबल मार्कर और प्रोमोटर है। अब ई कोलाई को ट्रांसफॉर्म किया गया, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए था ये डिफरेंट ई कोलाई में सेंड किया गया, वहां जाकर के इन्होंने बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन किया और ए चेन का फॉर्मेशन किया। ये हम देख सकते हैं, ये फ्यूजन प्रोटीन हमको दिखाई दे रहा है यहां पर। सिमिलरली बी चेन और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का ये फ्यूजन प्रोटीन हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इंसर्ट जीन्स फॉर ईच ऑफ द 2 इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड नेक्स्ट टू ए हाईली एक्सप्रेस जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देन ट्रांसफॉर्म ई कोलाई विद द रिकम्बिनेंट एक्सप्रेशन वेक्टर एंड सेलेक्ट ट्रांसजेनिक सेल्स बाय देयर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ये सेलेक्टेबल मार्कर है, इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, ऑलराइट। अब जब यहां पर हम देख सकते हैं कि फ्यूजन प्रोटीन बने हुए हैं, इन फ्यूजन प्रोटीन्स को प्यूरिफाई किया जाता है। ये यहां पर प्यूरिफाई हो गए, फ्यूजन प्रोटीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्लस ए चेन या फ्यूजन प्रोटीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्लस बी चेन, ऑलराइट। प्यूरिफाई द फ्यूजन प्रोटीन्स। अब यहां पर केमिकली रिमूव कर दिया जाता है यहां से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो हमको ए चेन और बी चेन सेपरेटली मिल जाती हैं। केमिकली रिमूव इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड्स फ्रॉम द बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन। अब जब ए चेन और बी चेन मिली तो इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक कर दिया गया और ये बन गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, जिसको कहा जाता है ह्यूमुलिन, ऑलराइट। कंबाइन द पॉलीपेप्टाइड्स टू प्रोड्यूस फंक्शनल इंसुलिन। यहां देख सकते हैं 1978 में जेनेंटेक स्मॉल बायोटेक स्टार्टअप successfully developed the first genetically engineered and synthetic form of human insulin using E. coli bacteria as a host। और फिर 1983 में एलाई लिली ने 2 डीएनए सीक्वेंसेस डेवलप करी, एक जो कॉरेस्पॉन्ड करती थी ए चेन को और दूसरी कॉरेस्पॉन्ड करती थी बी चेन को, ठीक है। then develop techniques for large scale production of recombinant E. coli as well as for the purification and formulation of the insulin under the brand name Humulin। तो जो Humulin ब्रांड नेम है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन का, दैट इज गिवन बाय एलाई लिली, एक अमेरिकन कंपनी है, हम सब जानते हैं।
तो ये एक बून साबित हो रहा है जो पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। नेक्स्ट मूव करते हैं जीन थेरेपी की तरफ। जीन थेरेपी का मीनिंग है कि अगर किसी पर्सन को जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसकी जीन डिफेक्टिव है, तो उस जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है नॉर्मल जीन से। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि जीन डीएनए की सेगमेंट है, वो डीएनए की सेगमेंट जब एक्सप्रेस करती है तो आरएनए बनता है और फिर प्रोटीन्स बनते हैं, और यही प्रोटीन एक्चुअली एंजाइम बन करके फंक्शन करते हैं। ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन हार्मोन का वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां जो हम वीडियो में एग्जांपल देख रहे हैं वो एक डिजीज है स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसको बोला जाता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। मींस जो पेशेंट है वो इम्यूनोडेफिशिएंट हो जाता है, ऑलराइट। और इसका रीजन क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी का रीजन क्या है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम है एडिनोसिन डीअमाइनेज, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं एडीए। इसको बनाने वाली जीन डिफेक्टिव है, तो ये एंजाइम नहीं बन रहा है, और ये एंजाइम क्रूशियल होता है इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है ना। जीन थेरेपी इज ए सेट ऑफ वेज थ्रू विच जीन डिफेक्ट इन द एम्ब्रियो और चाइल्ड, जितना जल्दी हो सके उतना ही सक्सेसफुल होता है, कैन बी करेक्टेड आफ्टर डायग्नोसिस। पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में हुई। एक 4 साल की बच्ची थी, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसको एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी थी, और ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। स्किड इज कॉज ड्यू टू डिफेक्ट इन द जीन, वो जीन डिफेक्टिव है जो एंजाइम बनाती है एडिनोसिन डीअमाइनेज। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं ट्रीटमेंट के? एक ऑप्शन ये है कि पेशेंट को बाहर से हम एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम दे सकते हैं, जिसको कहा जाता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। बट होगा क्या कि हमको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रेगुलरली उस पेशेंट को एंजाइम देना होगा। दूसरा ऑप्शन है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, बट ये दोनों ही कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, ऑलराइट। अब ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये थर्ड ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट्स निकाली जाती हैं, ठीक है। आप देखिए सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द पेशेंट, और ये सेल्स कल्चर की जाती हैं लैब में। फिर एक वायरस को वेक्टर बना करके उसको जीन दी जाती है जो एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम बनाती है। वो वायरस उस जीन को लेकर के यहां कल्चर में आएगा और सेल्स के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। सेल्स का जो डीएनए है वो ऑल्टर हो जाएगा, और फिर ये सेल्स इन्फ्यूज कर दी जाती हैं पेशेंट को, जहां जाकर के एडिनोसिन डीअमाइनेज बनता है। बट हम ये जानते हैं कि ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये इमॉर्टल नहीं है, इनका भी एक सर्टेन लाइफ का टाइम है। तो कुछ टाइम के बाद ये सेल्स दे विल डाई। तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ेगा पेशेंट को इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स के साथ। आइए देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द पेशेंट, ये कल्चर हो रही हैं। देन इन लैब ए वायरस इज ऑल्टर्ड सो दैट इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इसको ऑल्टर कर दिया जाए, इसको रिप्रोड्यूस करने से रोक दिया जाए, बट जीन जो एडिनोसिन डीअमाइनेज बनाती है वो इंसर्ट कर दी जाए वायरस के अंदर। अब ये वायरस हार्मफुल नहीं होगा, बट ये वो जीन लेकर के जाएगा जो हम चाहते हैं, दैट इज जीन जो एडिनोसिन डीअमाइनेज बनाती है। और ऐसे वायरसेस कहलाते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। दीज आर कॉल्ड डिसआर्म्ड पैथोजन। अब ये पैथोजेनिक नहीं रहा। देन ऑल्टर्ड वायरस इज मिक्स विद द सेल्स फ्रॉम द पेशेंट, यहां पर लैब में मिक्स कर दी गई। द सेल्स फ्रॉम द पेशेंट बिकम जेनेटिकली ऑल्टर्ड। अब ये वापस पेशेंट को भेजी जा रही हैं। द ऑल्टर्ड सेल्स आर इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेल्स इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, एक सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन नंबर ऑफ डेज के बाद इनकी डेथ हो जाएगी। दे आर नॉट इमॉर्टल। तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ेगा पेशेंट को इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स के साथ। द जेनेटिकली ऑल्टर्ड सेल्स प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोटीन और हार्मोन बॉडी में। परमानेंट क्योर क्या है कि अगर हम जो बोन मैरो है उससे जीन आइसोलेट करके और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दें, और एम्ब्रियो के अंदर तो जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोज हो सकता है, हम जानते हैं। ए परमानेंट क्योर कुड बी व्हेन जीन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो एंड इंट्रोड्यूस इनटू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये एक परमानेंट क्योर हो सकता है। और फिर आ जाते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की तरफ। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मीनिंग क्या है? हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हमको डिजीज के सिम्टम्स आते हैं।
और उस टाइम तक पैथोजन का जो बॉडी में लेवल है वो बहुत हाई हो चुका होता है, और हमको जो ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स मिलते हैं उनका पोटेंशियल भी हाई होता है, पोटेंसी बहुत हाई है, तो वो ड्रग्स पैथोजन को भी किल करते हैं एंड ऑफ कोर्स हमारी बॉडी को तो हार्म करते ही हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मीनिंग होता है कि अगर हमारी बॉडी में पैथोजन है और बहुत लो अमाउंट में है, उसका अगर डिटेक्शन हो जाए तो जो ड्रग्स हमको मिलेंगे उनकी पोटेंसी बहुत ही लो होगी और डिजीज डेवलप होने से पहले ही हम पैथोजन को खत्म कर सकते हैं। ऑलराइट, टू डिटेक्ट इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन इन द बॉडी इन अर्ली डेज एज इट्स क्योर बिकम्स इजी एंड पॉसिबल, क्योंकि कई सारे ऐसे पैथोजन हैं जिनका क्योर भी नहीं है, और जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जैसे कि सीरम या ब्लड या यूरिन एनालिसिस, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज का मीनिंग कि सपोज आज इंफेक्शन हुआ और इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज का है, तो उससे पहले इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने से पहले डिटेक्शन हो जाए। उसके लिए सबसे पहली टेक्निक है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन के लिए। इसमें क्या करते हैं, सेल्स आर क्लोन फ्रॉम द पेशेंट और फिर एक प्रोब जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए है उसको टैग किया जाता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, और फिर इसको अलाउ कर दिया जाता है हाइब्रिडाइज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जो क्लोन सेल्स थी उनके अंदर, और फिर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, यहां पर हमको पता चल जाता है कि अगर लो कंसेंट्रेशन भी होगा तो हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। देन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हमारे पास बहुत ही कम सैंपल है सपोज, और हम ये मान करके चल रहे हैं कि उसके अंदर पैथोजन हो सकता है, तो अगर हम उसका पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, अगर पैथोजन का न्यूक्लिक एसिड होगा तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा और एम्पलीफाइड फॉर्म में इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। एम्पलीफाई द डीएनए और आरएनए ऑफ द पैथोजन डिटेक्टेड इन द बॉडी इन लो क्वांटिटी, एंड वंस द जीनोम इज एम्पलीफाइड डिटेक्शन ऑफ द पैथोजन इन अर्ली स्टेज बिकम्स इजी। और थर्ड है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको कहा जाता है एलाइसा। एलाइजा से डिटेक्शन होता है एंटीजन का, राइट। एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज और फिर एंजाइम से लिंक करते हैं, तो कलर की जो इंटेंसिटी आती है उससे हमको पता चलता है कि इंफेक्शन कितना लो है या कितना हाई। लाइट कलर लो इंफेक्शन और डार्क कलर हाई इंफेक्शन, तो इसी को बोला जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, इसी को कहा जाता है इम्यूनोसॉर्बेंसी, डिटेक्ट्स इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोटीन जो एंटीजन है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। ऑलराइट, तो इस वीडियो की हेल्प से आप इस टेस्ट के सिलेबस के सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करिए, क्विक रिव्यू करिए इनका। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।